हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। तो आज हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है साइंस की, इट्स मीन विज्ञान की। विज्ञान डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, जिसमें आपका रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार से 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं और जैव जगत से 20 अंक के। और तीसरा पार्ट है प्राकृतिक घटनाएं और संगतियाँ, जिससे 12 नंबर के आपके आएंगे क्वेश्चन, और विद्युत प्रभाव से 13 नंबर के, और साथ ही में प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर के आने वाले हैं आपका क्वेश्चन। तो ये सब मिला के आपका हो गया 70, और प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य से 30 नंबर होने वाले हैं। तो टोटल योग आपका 100 कंप्लीट हो गया। बट मैं इसे डिवाइड करने वाला हूँ ओनली 3 पार्ट्स, क्योंकि आप जब जाएंगे 11th 12th में और 12th में, तो आपको विज्ञान 3 पार्ट में मिलेगा। मतलब केमिस्ट्री, फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट आपका फिजिक्स, और थर्ड पार्ट आपका बायोलॉजी हो जाएगा आप जब जाएंगे 11th या 12th में। तो हम इसी हिसाब से इसको करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास 10th की हिंदी है, ये शुरुआती का तो मेरे है केमिस्ट्री के भाग, और सेकंड फिर हैं बायो के भाग, और लास्ट में आपके फिजिक्स के भाग हैं। तो मैं इसी हिसाब से करने वाला हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से। मतलब सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। नहीं, थोड़ा ये टफ हो जाएगा। इट्स मीन मेरे हिसाब से सबसे पहले बायोलॉजी कंप्लीट करना चाहिए, बायो सबसे पहले, क्योंकि बायो थोड़ी मतलब नॉर्मल होती है। मतलब इसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज़ होती है, एक प्रकार से याद करने वाली चीज़ होती है, ज़्यादा समझना कुछ इसमें नहीं होता है। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है ये कुछ टफ होती हैं, तो इसे शुरुआत में बायो को कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स पे जितना टाइम होगा हम लोग स्पेंड करेंगे, तो शायद ज़्यादा बेटर हम दे पाएंगे। तो हमें कुछ सिलेबस नहीं कंप्लीट करना होगा, सिलेबस के तौर पे हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो। तो लेट्स स्टार्ट योर बायो का फर्स्ट चैप्टर। तो आपका इससे रिलेट पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करने वाले भी हैं जैव प्रक्रम को ही। तो जैव प्रक्रम की कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य इसमें याद करने वाली चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। और अब जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, तो हम किताब के हिसाब से इकाई 2 के जैव जगत, जैव जगत जीवों का जगत के इकाई से अध्याय जैव प्रक्रम के लाइव प्रोसेस पार्ट को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बनाना होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको लगेगा क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली? तो जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस पार्ट से इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं कि अपने आप भूल जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होगा इसकी जगह पे। तो आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से बनाए रखेंगे, और इसे नॉर्मली मतलब अब ये छोटे में आपकी मतलब किसी भी पॉइंट को एक छोटे से छोटे भाग में एडजस्ट कर लेंगी, इसमें आप छोटे तरीके से किसी पॉइंट को समझ सकते हैं। और जहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर करीब 4 से 5 लाइन या फिर और भी बड़ी कह सकते हैं बन रहा है, वहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को 2 लाइन में समझ रहेंगे, तो वहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी, कि आप उस चीज़ को बना कर भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने से कुछ वर्ड्स को एडजस्ट करते हुए। तो इसी हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले इस चैप्टर से बना लिए हैं, जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम चैप्टर से पहली जो हेडिंग बनेगी वो होगी आपकी स्वयं जैव प्रक्रम ही, जैव प्रक्रम। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली हेडिंग आपकी है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब अनुरक्षण, जो जितनी भी वह जो सारे प्रक्रम होते हैं जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वही जैव प्रक्रम कहलाते हैं, सीधे और साफ शब्दों में जान लो। और फिर सेकंड हेडिंग क्या बनेगी? तो जैव प्रक्रम में तो पोषण और इसी से रिलेटेड तो है ये, तो सेकंड हेडिंग जाहिर सी बात है पोषण होने की। तो पोषण में आपको नॉर्मली इस छोटे से शब्दों में बना लेना है कि किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों का ग्रहण करना तथा उनका उपयोग उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब कोई जीव जो चीज़ें खाता पीता है और उसका जो पोषण करता है, उसी का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जो खाता पीता है उनका उपयोग ही पोषण कहलाता है। मतलब उसका कहाँ कहाँ पर उपयोग हो रहा है। और आपकी थर्ड हेडिंग आएगी स्वपोषी पोषण। मतलब स्वयं से कैसे पोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा उनके बाह्य ऊर्जा वाले जटिल स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा, मतलब उच्च ऊर्जा वाले
जटिल कार्बनिक का संश्लेषण करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है। मीन आप समझ सकते हैं कि स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से चीज़ें ली जाती हैं, कार्बनिक चीज़ें होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश समझ लो, ये सब चीज़ें आपका स्वपोषी पोषण हो जाएगा। अब सेकंड आपका आएगा विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए, मतलब जो दूसरे जीव, किसी जीव का मतलब कुछ हो गया जो तैयार किया गया होता है, मतलब किसी जीव को एक प्रकार से मान लो मार के खाना ही, मतलब हम किसी जीव का वहन करना। मीन मान लो शेर अगर हिरण को मार के खाता है तो वो उसका विषमपोषी पोषण हो गया। तो विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। अब मनुष्य में पोषण क्या हो गया? तो मनुष्य में पोषण, मनुष्य के खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत, पाचित भोजन और क्षुद्रांत क्षुद्रांत्रों में अवशोषित करके जो शरीर में होता है, अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। जैसे अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, यही होता है मनुष्य में पोषण। कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। मतलब यहाँ पर मनुष्य के खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है। मतलब कई चरणों में, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत में जाकर पचेगा, उसके बाद जब पाचित हो जाता है तो उसका अवशोषित मतलब शरीर उसे अपने अंदर लेकर ग्रहण करके, जैसे जिस पार्ट्स में जगह होती है वहाँ पर उसकी जरूरत वाली जगहों पर उसे भेज दिया जाता है। यही इसका उत्तर हो गया। इसके बाद आप एक इम्पोर्टेंट हेडिंग तो नहीं बनता है, लेकिन हमने बस आपके मतलब सहायता होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसे कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं। बस आप अपने जानकारी के लिए लिख लीजिएगा कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिसमें एटीपी का उपयोग इसे हमने मतलब आपके बस सहायता के लिए लिख दिया है। एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एटीपी जो होती है उसका जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन और एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा करने के लिए किया जाता है। और 7वें नंबर पर, मतलब आप नंबर वाइज करिए या फिर जैसे भी कीजिए, मतलब एक 7वें नंबर पर भी लिख लीजिएगा कि श्वसन वायवीय या अवायवीय। श्वसन मतलब दो प्रकार के होते हैं ना, वायवीय या अवायवीय। श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। इसको इस तरीके से अवायवीय हो सकता है। श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। वायवीय श्वसन जो होता है, ये वायवीय श्वसन जो होता है जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। किसी मतलब इंसान को भी, अब ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो अधिक ऊर्जा ही आपको प्रदान कर रहा है ना। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स हो गए हैं। अब आपका अगला पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। मतलब वर्ज्य पदार्थ मतलब वेस्ट पदार्थ,
जो शरीर में वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। मतलब शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं आपके, मतलब यूरिन वगैरह, वो सब वेस्ट पदार्थ ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो उत्सर्जन के बाद अब आपको होगा ना कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो उत्सर्जी अंग आपके वो होते हैं जो अंग जो अंग उत्सर्जी पदार्थों उत्सर्जी पदार्थों जो अंग उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। इसलिए किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपका एक मतलब नंबर ही डिसाइड करता है। अगर नंबर भी नहीं डिसाइड कर रहा है तो आगे के लिए जब आप 11th-12th में जाएँगे तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। जितना बेटर आपका 10th होगा, उतना ही अच्छा आपका भी आगे का भी मतलब जो क्लासेस होंगी हो जाएँगी आपकी। आगे नीट, जेईई की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि 11th से नीट की प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग कर देना ही चाहिए, क्योंकि मतलब 11th और 12th से में आप नीट की लेवल की एजुकेशन लिए रहेंगे तो 12th के बाद आपको किसी एक भी साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सिलेक्शन ले सकते हैं नीट में। तो मनुष्य के अंदर उत्सर्जी अंग जब पूछ लेगा, तो ये तो उत्सर्जी अंग हो गया, कौन है? तो मतलब उत्सर्जी अंग वही होंगे जो आपका मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को जो शरीर से बाहर निकालेंगे वही उत्सर्जी अंग हो जाएँगे। तो अब आपसे मतलब एग्जामिनर पूछ ले रहा है डायरेक्टली कि तो उनका नाम बताओ कौन से उत्सर्जी अंग हैं? तो उनका नाम हो जाएगा आपका, पहला तो वृक्क हो जाएगा, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क। दूसरा आपका हो जाएगा मतलब त्वचा, पसीना-वसीना को बाहर जो निकालती है, त्वचा को कह सकते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस। चौथी आपकी आँत हो जाएगी, छोटी आँत, बड़ी आँत दोनों इसी में आ जाएँगी। और पाँचवीं तथा वृक्क, त्वचा, फुफ्फुस तथा हो जाएगा आपका यकृत, आपके उत्सर्जी अंग हैं, उत्सर्जी अंग हैं। अब उसके बाद उत्सर्जी अंग ये हो गए, तो इसके बाद फेफड़ा पूछ लेगा आपसे कि फेफड़ा क्या है? या तो फेफड़ा की जगह पर आप लिख देंगे, मतलब 1 नंबर में ये आ सकता है, पूछ लेगा आपसे कि फेफड़ा क्या है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। अब इसके बाद यकृत, मतलब यकृत जब है तो किस प्रकार यकृत में क्या होता है? तो यकृत के बारे में अगर आपको पूछ रहा है महत्वपूर्ण में कि हाँ यकृत क्या है, तो आप महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे यकृत में कि कोलेस्ट्रॉल, यकृत क्या करता है? यकृत आपका कोलेस्ट्रॉल पित्तवर्धक, मतलब आप लिख देंगे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कॉमा पित्तवर्धक, पित्तवर्धक निष्क्रिय स्टेराइड, स्टेरायड आपका है, स्टेरायड, स्टेरायड हार्मोन, हार्मोन तथा वसा का उत्सर्जन करता है, तथा वसा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है यकृत आपका। अब आँत किस चीज़ की उत्सर्जन करती है? उत्सर्जी अंग ये सब बताया गया, तो आँत किस चीज़ का उत्सर्जन करती है? तो यकृत द्वारा उत्पन्न पदार्थों का उत्सर्जन करती है। ये जो यकृत द्वारा होते हैं, यकृत द्वारा मतलब यही जैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर आपको मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप यकृत द्वारा जो यकृत से ही सब चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्धक, निष्क्रिय स्टेरॉइड हार्मोन तथा वसा का उत्सर्जन करता है, तो यही यकृत यकृत आद भी करता है यकृत द्वारा, मतलब जो चीज़ें मतलब यकृत से बच जाती हैं वो आद करता है। तो यकृत द्वारा उत्पन्न पदार्थों का उत्सर्जन करता है, का उत्सर्जन करता है, करता है या करती है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें
अब नेफ्रॉन आपका क्या करता है, तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन वृक्क, जो वृक्क है उसी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई इकाई है इकाई है। अब त्वचा, त्वचा के बारे में पूछ लेगा, त्वचा क्या है, तो इनमें अनेक श्वेत ग्रंथियां होती हैं जो जल व लवण का निष्कासन करती हैं। जल मतलब वही पसीना आपका आ जाएगा, बाकी कुछ मतलब फेस वगैरह पे आप देखते हैं ना पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, तो वो अगर अंदर पदार्थ हो गए तो एक त्वचा से निकलते हैं ना। तो इनमें आप लिख देंगे इनमें अनेक श्वेत ग्रंथियां इनमें अनेक श्वेत ग्रंथियां होती हैं जो जो जल तथा जल व कह सकते हैं जल व लवण का निष्कासन करती हैं निष्कासन नीचे लिख दीजिए करती हैं। पौधों में उत्सर्जी अंग कौन होते हैं, तो अगला आपका क्वेश्चन ही बनेगा कि पौधों में उत्सर्जी अंग कौन होते हैं। तो पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। साफ शब्दों में लिख दीजिएगा आप कि पौधों में उत्सर्जी अंग पाए ही नहीं जाते हैं। पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं या उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। आप जिस तरह आपको सही लगे उस तरह आप लिख दीजिएगा। बस नंबर आपके इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज नहीं होने चाहिए। तो 17वां आपके में आ जाएगा कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। मतलब विसरण प्रक्रिया द्वारा उनमें उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि हाँ तो उत्सर्जी अंग सभी इसको सबको पता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन है, किसी योग को मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है ना कि हाँ सबसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, तो उसी तरह का तरीके से सबसे मुख्य अंग कौन सा, तो सबसे मुख्य अंग आपका वृक्क हो जाएगा, किडनी। वृक्क सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग यही है, किडनी आपका वृक्क। और मनुष्य में सहायक उत्सर्जी अंग कौन है, तो सहायक उत्सर्जी अंग आपके आ जाएंगे त्वचा, क्योंकि ये बस नॉर्मली पसीने वसीने के लिए काम करता है बस। और यकृत भी सहायक में आएगा, यकृत और फेफड़े भी सहायक उत्सर्जी अंग में ही आते हैं। फेफड़े उत्सर्जी अंग होते हैं लेकिन सहायक। आप आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे। तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे आप मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्काणु जी को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपकी लास्ट हेडिंग होगी पादपों में उत्सर्जी। आपकी लास्ट पॉइंट है जो 21वें नंबर पर आती है, ये यही बनेगी इस चैप्टर से कि पादपों में उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो किस प्रकार क्रिया करते हैं। मतलब कुछ तो होता होगा जो उत्सर्जन करते हैं। तो पादपों में अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। जो पादप होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। मतलब संचित जो कोशिका उन लोगों होती हैं या उनकी जो रिक्तिका होती हैं उसमें संचित किए जा सकते हैं। या ये गोंद है आपका, गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों के द्वारा किया जा सकता है। मतलब गोंद जो होता है, मतलब उनमें आप देखेंगे बहुत पेड़ों के मतलब छाल में नीचे अलग प्रकार के पदार्थ निकला रहता है जो मतलब काफ़ी चिपचिपा होता है, वो हो सकता है। या गिरती जो पत्तियाँ होती हैं उनके द्वारा दूर किया जा सकता है।
ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। जो आसपास की मृदा होती है उसी में उत्सर्जित कर देते हैं अपने जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो ये आपके चैप्टर्स के महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व हो गए। महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व मतलब याद करने योग्य बातें इस चैप्टर से। किस चैप्टर से? आपके लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो ये आपके महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व हो गए। हालांकि मैंने इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करा है, लेकिन कुछ जगहों पर त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट मात्र से हमें जो मतलब धनराशि की प्राप्ति होगी, मतलब चैनल मोनेटाइज वगैरह होगा तो धनराशि की जो प्राप्त होगी उससे मैं शायद जो कमियां हैं उसमें सुधार कर दूंगा। शायद कॉपी की जगह पर एक आपके पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा अवेलेबल कराऊँ, और बहुत कुछ हो सकता है, सुधार हो सकता है इन चीज़ों में, और आपको एक बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है, या फिर एक नया अलग प्लेटफॉर्म मिल सकता है एजुकेशन के लिए, और सब कुछ अवेलेबल हो सकती हैं। तो सो कीप सपोर्टिंग। आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी शायद इससे हमेशा हर एक कमियों का मैं सुधार करने की ही कोशिश करूँगा। हर जगह आपको मेरे अंदर दिन प दिन मैं इम्प्रूवमेंट ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ बेटर आपको दे सकूँ। आज कुछ ज़्यादा अच्छा करूँ, कल से अच्छा आज करूँ, मतलब आज से अच्छा कल करूँगा, मतलब कल और भी अच्छा करूँगा। ऐसा मेरा डेली की चाह होती है कि मैं आज मतलब थोड़ा गलत हो गया तो कल और अच्छा करूँगा, फिर परसों उससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। यही मेरा डेली का होता है। बट अगर मेरे से कुछ कमी हो जा रही है उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति का चाहता हूँ आपसे। कृपया हमारे जो वहाँ पर कमियाँ हैं उस चीज़ को आप इग्नोर करिए और हमें क्षमा करिए, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह बच्चा ही हूँ। बस मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मैं अपने मतलब जो आने वाले बच्चे हैं, जो कमियाँ हमारे साथ हुई उनके साथ ना हो, इसलिए मैं अपना मतलब बेस्ट देने के लिए और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये सब नोट्स मैंने आपके लिए बस बनवाए हैं, और ये आपके महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य में आएंगे। मतलब इस चैप्टर मतलब बस ये एक प्रकार का समझ लीजिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको शुरू में ही मैंने बता दी। बाकी अब चैप्टर भी पूरा पढ़ाई हर चीज़ों को, इन चीज़ों को मैं एक मतलब विस्तार से बताऊँगा। बस ये आपको मतलब जैसे होता है कि ऊपरी-ऊपरी तरीके से हल्का-हल्का इन चीज़ों से मैं आपको मतलब भेंट वार्ता करवा दिया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी का धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।